हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2022 पर्यावरण अध्ययन के बारे में। सीटेट 2022 के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आज का वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट है। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको दिसंबर जो है 2021 का ये पेपर है। सीबीटी जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में, उसका पेपर है। ये पेपर 20 तारीख का है, 20/12/2021, यानी कि 20 दिसंबर का ये पेपर है। तो अच्छे से पढ़िए इसको। और जो है इसी तरह का पैटर्न जो है अब जो है नए जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी का, जो सीटेट का सीबीटी एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब जो है इस तरह का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक बेहतरीन तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, एकदम डिटेल से बेसिक से करवाई जाएगी। और ईवीएस का जो है और सीडीपी का अलग से भी आपको वीडियो, थ्योरेटिकल वीडियो भी आपको मिलेगा। तो एक प्रैक्टिस सेट के लिए, एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको अच्छे प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्रैक्टिस सेट का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए, इससे पहले हम 15 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगले 15 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम 75 तक डिस्कशन कर लिए हुए थे। तो यहाँ तक हम डिस्कशन कर लिए हुए थे। अब जो है आगे 76 से जो है डिस्कशन करेंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड छात्र है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। तो जो बच्चे जो है, एक अंधे बच्चा है, अंधा बच्चा का जो है बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लास में कैसा क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। इसमें जो है ऑनलाइन क्लास में जो है किस तरह से बच्चों को जो है, ये दृष्टिबाधित बच्चों को जो है शिक्षण कराएगी। तो पहला है आवाज़ में संदेश साझा करके। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक तो आपको पता है ब्रेल लिपि जो होता है, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, उसके द्वारा जो है, और लुई ब्रेल जो है उसका खोज किया था, उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा की बात हो रही है। तो इसमें देख लीजिए, एक में आवाज़ में संदेश साझा करके, सही बात है, हमें उसके पास जो है आवाज़ जो है, जो हम बोलेंगे उसके माध्यम से उसको संदेश पहुंचा के कुछ बातें बोल के पढ़ाना है, ठीक है। ढेर सारे मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, मौखिक भी उसके सामने बात रखेंगे जिससे वो समझ पाएगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, कुछ देख नहीं सकता है। तो वो दृष्टि जो है बाधित है, तो वो सुन तो सकता है, लेकिन तो सुन सकता है तो उसको हम विभिन्न तरह के मौखिक व्याख्या के साथ व्याख्या का उपयोग करके उसको हम समझाएंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, जो उसके सहपाठी है, संगी साथी है, उसके द्वारा भी उसको क्या करेंगे, व्याख्या करवाएंगे। जो भी टॉपिक है उसके ऊपर जो है चर्चा करवाएंगे। तो ये तीनों जो है बहुत ही अच्छा है। ठोस अनुभवों का उपयोग, ठोस अनुभव कहने का मतलब होगा कि जैसे अगर गेंद के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो गेंद उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ज्ञान दिखाएंगे तो ऐसा तो है ना कि वो जो देख तो नहीं रहा है उसको, जो वो उस चीज़ को समझेगा। तो उसको हम ये जो ठोस अनुभव का उपयोग करना जो है उतना बेहतर दृष्टिबाधित के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ABC, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन ABC हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पिछला था दृष्टिबाधित, अब श्रवण बाधित आ गया, यानी कि जो सुन नहीं सकता है। तो ऐसे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। यानी कि बोल रहे हैं कि एक श्रवण बाधित बच्चा है जो सुन नहीं सकता है, तो ऑनलाइन शिक्षण के अलावा और हम क्या कर सकते हैं, यानी कि शिक्षण में रूपांतरण करना, यानी कि चेंजिंग करना, ठीक है। इंग्लिश जब आप देखेगा तो इसको आसानी से समझ जाइएगा। यहाँ पर मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए बोल रही है। तो ऑनलाइन शिक्षण को किस तरह से मॉडिफाई कर सकती है। तो ए में है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, सही है। ऑनलाइन कक्षा के दौरान एक विशेष शिक्षक रखेंगे जो दृष्टिबाधित के लिए क्या हो, बेटर हो। केवल उसके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके, उसके लिए ऑफलाइन कक्षा का भी प्रबंधन करके हम उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। उपशीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और PPT में जोड़ना, सही है। उपशीर्षक और साथ ही अनुशीर्षक, यानी उपशीर्षक जो ऊपर में हेडिंग रहता है उसके साथ साथ जो अनुशीर्षक है, जो छोटा बीच में जो पंक्तियाँ आती है उसको जो है, उसको भी जोड़ना जो है वीडियो में, और PPT जो जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें जोड़ना है, ठीक है।
अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो ये दृष्टि, ये श्रवण बाधित है तो दृष्टि तो ये देख सकता है, समझ गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का जो है 3 हो जाएगा, ABCD तीनों हो जाएगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो सेवा पूर्व शिक्षक को बोल रहा है कि अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेवा पूर्व शिक्षक क्या होता है। चलिए, तो सेवा पूर्व शिक्षक जो होता है और एक सेवाकालीन शिक्षक होता है, ठीक है। तो सेवा पूर्व शिक्षक उसे बोलते हैं जो DLED या BEd कर रहे हैं, जिसको मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया में अभी नहीं गए हैं, यानी कि जिसको जॉब नहीं लगा है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में जो नहीं गया है, उससे पूर्व जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं वो सेवा पूर्व शिक्षक होता है। और जो शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करने के दौरान जब प्रशिक्षण लेता है तो उसको सेवाकालीन शिक्षक बोलते हैं, ठीक है। तो सेवा पूर्व शिक्षक जो ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, जो DLED या BEd करता है जॉब से पहले, वो सेवा पूर्व शिक्षक हो गया। और सेवाकालीन यानी कि टीचिंग शिक्षक बनने के बाद जो है, शिक्षण कराने के बाद जो वो प्रशिक्षण लेता है वो सेवाकालीन शिक्षक होता है। यानी शिक्षक जॉब होने के बाद जो होता है वो सेवाकालीन होता है, जो जॉब से पहले जो प्रशिक्षण जो शिक्षक रहता है उसे सेवा पूर्व शिक्षक कहते हैं, ठीक है। तो जो सेवा पूर्व शिक्षक होते हैं उसमें जो बोल रहा है कि अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करने वाले जो है, कौन सा इसमें जो है चारों में सबसे बेहतर होगा, जिसके उपयोग से अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व और हित और अभिरुचि को जान सकता है। तो रचनात्मक आकलन उपकरणों का, तो रचनात्मक आकलन जो है आपको, रचनात्मक आकलन इसमें नहीं होगा। रचनात्मक आकलन कहने का मतलब हो गया कि वैसा आकलन जो है पढ़ाई या फिर अध्ययन के दौरान किया जाता है, बीच बीच में किया जाता है, उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं, ठीक है। एक योगात्मक आकलन होता है, ये जो है अंतिम मूल्यांकन इसे बोलते हैं। ये जो है पढ़ाई के अंत में या फिर सत्र के अंत में किया जाता है। और स्व आकलन उपकरणों का उपयोग, स्व आकलन के द्वारा जो है खुद का आकलन जब आप अपने आप से करते हैं तब आपके नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने का उपयोग करते हैं या वो फिर उसको जान पाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये नहीं होगा, रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का उपयोग ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 79 देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है, EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। अंकुरण यानी कि बीज को अंकुरित कैसे करेंगे, अंकुरण विधि के समझाने के लिए घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। तो सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ये नहीं होगा। बीज को गमले में लगाना, ये नहीं होगा। वीडियो क्लिप दिखाना, ये उतना अच्छा नहीं है। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये जो है सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो 79 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, जैसे मूंग फुलाने के लिए दे दिया, उसमें जो अंकुर निकलता है उसको देखने से उसको पता चल जाएगा कि अंकुरण किस तरह से होता है, समझ गए। उसके प्रति उसमें जो है संवेदनशीलता जगेगी। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक EVS की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को जो है कटोरे में रखने के लिए कहा। खुले यानी छत पर जो है अन्न रखने के लिए कहा, कटोरा में, पक्षियों के लिए। उसके बाद उससे उनको एक आंकड़ा तैयार करने के लिए, आंकड़ा शीट तैयार करने के लिए कहा गया, ठीक है, जिसमें उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देना है, ठीक है। एक रजिस्टर तैयार करना है, एक आंकड़ा तैयार करना है कि जो पक्षी जो आता है इस कटोरे से जो अन्न खाने के लिए, उसका एक ब्यौरा इसमें तैयार करना है कि कौन सा पक्षी किस तरह से खाता है या फिर क्या खाता है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को घर में व्यस्त रखना, ये नहीं होगा। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पर है, ये नहीं होगा, ठीक है। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, ये सही है, ठीक है। पक्षियों की जो जाति है, विभिन्न तरह के पक्षी होते हैं, उनके खान पान के बारे में वो जान सकेंगे, उनकी आदतों के बारे में वो अवलोकन कौशल को विकसित कर सकेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 4 में जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना,
ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं। अब 81 में देख लीजिए, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में जो है, यहाँ पर देख लीजिए, पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या रही है। यानी कि एक अध्यापक जो है हमारे देश में उत्सवों पर विचार विमर्श किया है, जो उत्सव मनाया जाता है पूरे भारत में, और विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद, विभिन्न तरह के संस्कृति है हमारे देश में, फिर भी कुछ उत्सव आम है। यानी कि आम कहने का मतलब जो सभी मनाते हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। तो वह कौन सी संकल्पना कक्षा में विकसित करना चाहते हैं। यानी कि वो जो है संस्कृति सबका अलग अलग है, फिर भी कुछ उत्सव जो है सभी मनाता है, यानी उसके महत्व को बता रहा है कि हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य को बता रहे हैं। ठीक है, कि हमारे जीवन में उत्सव का मूल्य क्या है। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य को बता रहा है, जो विभिन्न संस्कृति होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, हम उसको मना रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी। यानी कि ग्रामीण विद्यालय में जो है भोजन संरक्षण के, यानी कि भोजन को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, उस तकनीकी को बता रही है। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का जो है का चार्ट जो है बनाकर उसका उपयोग करना। इसके बाद है भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। 3 में विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। वीडियो क्लिप बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। ये बहुत अच्छा है कि हमें बच्चों को आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण करवाना है, और एनसीएफ कहती भी है कि बाहरी जीवन से जोड़ना है बच्चों को, और जो है ईवीएस जो है समग्र रूप से बच्चों को बताना है। तो पास पड़ोस में भ्रमण करना है, भ्रमण का आयोजन करना है और दिखाना है कि कहाँ जो है किस घर में जो है किस तरह से भोजन को संरक्षण करने की विधि अपनाई जा रही है, तो उसका अवलोकन करने के लिए कहेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है ये सबसे बेहतर है। ठीक है, चलिए अब 83 नंबर देखते हैं कि क्या है। 83 में देख लीजिए, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 यानी फुलवारी पढ़ा रही है, फुलवारी पाठ पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। संसाधन जो है इसमें आप भारत का मानचित्र भी उपयोग कर सकते हैं, मधुबनी चित्रकला भी उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न स्थलीय फूल उपयोग कर सकते हैं और कार्यपत्रक भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है चारों ऑप्शन हो जाएगा, ABCD चारों हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी फुलवारी पढ़ा रही है एक चैप्टर है जिसमें आप मानचित्र का भी उपयोग कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है किस तरह का जो है, मतलब जो भारत के मानचित्र को दिखा करके हम बता सकते हैं कि कहाँ कैसी विविधता है। ठीक है, चलिए इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 84 में क्या है, देख लीजिए। 84 में कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। अनधिकार शिकार यानी कि अनाधिकार शिकार यानी शिकार जो है करना गुनाह है, यानी शिकार करना अवैध है। इस पर जो है संवेदनशील करने के लिए वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति और नारे लिखना। तो इसमें जो है अनाधिकार शिकार के प्रति जो संवेदनशील करने के लिए हम समाचार पत्र की जो है क्लिपिंग दिखाएंगे। इसमें ये जो है सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। समझ गए, 84 का क्या हो जाएगा, यानी कि समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। समझ गए, ये जो है सबसे अच्छा होगा। चलिए अब अगला देखिए, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि यानी कि रूढ़िवादी छवि का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर ये है कि ये कर सकता है, मतलब ये काम लड़की कर सकता है, लड़का नहीं कर सकता, या फिर लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकता है व्यवसाय में। तो ये विद्यार्थियों में किस तरह से हम संवेदनशीलता जो है विकसित करेंगे। तो
ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तो इसको जो है सामाजिक मीडिया नहीं होगा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो है इसको हम बता सकते हैं कि किस तरह से समाज में रूढ़िवादी छवि है जिसको हम दूर कर सकते हैं। समाचार पत्र और रेडियो नहीं होगा, नुक्कड़ नाटक इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 86 नंबर देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। कैसी पाठ्यचर्या होना चाहिए? पर्यावरण जो है डैश पर अधिगम होना चाहिए, पर्यावरण डैश पर अधिगम, पर्यावरण डैश पर अधिगम। 3 है। पहला होना चाहिए पर्यावरण के बारे में अधिगम होना चाहिए सबसे पहले, फिर पर्यावरण के माध्यम से अधिगम होना चाहिए, या फिर लास्ट में पर्यावरण के लिए अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पर्यावरण उद्देश्यों को सफल करने में पाठ्यचर्या जो है आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय में बगीचे में गुलाब के पौधे ढूंढने के लिए कहा। ढूंढने के लिए कह रहा है यानी कि उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित कर रहा है। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले हैं, तो उन्हें निर्देश दिया गया कि पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उसमें बाहर आती है। तो एक तरह से वो डाटा भी तैयार करेगा कि कितने दिन में बाहर आता है और कैसे आता है, और एक तरह से उसमें जिज्ञासा भी उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? तो प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, ये दोनों तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, ये नहीं होगा। फूलों के को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, चलिए 88 नंबर देख लीजिए क्या है कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि इसमें देख लीजिए वायु और ध्वनि प्रदूषण, ये भी सही बात है। अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये भी बच्चों में विकसित करना चाहता है कि जो चीज़ ऐसा संसाधन जो हम दोबारा नहीं बना सकते उसको भी समझदारी से हमें उपयोग करना है। प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना है, इसके बारे में भी बताना है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, ये भी बातें उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर ऑप्शन हो गया। अब जो है 89 देखते हैं। 89 क्या है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, यानी एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों के पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, उसके बाद स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी सही बात है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी सही है। यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है, ये भी हमें अच्छा लग रहा है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा, ए बी सी डी, इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी डी 4, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस का। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। पर्यावरण संसाधन, यहाँ पे बोला कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन में के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है, यानी गुण से संबंधित। तो दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, ये तो नहीं होगा। कार्य प्रपत्र, ये भी नहीं होगा। कार्य क्रय क्रम निर्धारित मापनी, रेटिंग स्केल, ये भी नहीं होगा। तो दृष्टांत अभिलेख जो है ये जो है इसमें बच्चों के गुणात्मक या गुण के प्रवृत्ति को जो है दृष्टांत अभिलेख में बताया जा सकता है। समझ गए? चलिए एनोक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, यहाँ पर एनोक्डोटल रिकॉर्ड जो है इसमें बच्चों को हम सारे गुणों को जो है हम इसमें बताते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन का जो है उसका जो है दिनचर्या होता है उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।